वेलकम टू बूस्ट स्पीसीज। आज हम यूपी पीसीएस के 2024 का मेंस पेपर जीएस 4 डिस्कस करेंगे। ये पेपर 3 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है। इस पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन 125 वर्ड, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन 200 वर्ड, मतलब सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 8 मार्क्स के और ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स और 125 वर्ड के। सेम ऐसे सेक्शन बी 10 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इसमें 12 मार्क्स के होंगे और टोटल 200 वर्ड लिमिट होगी। ओके, सेक्शन ए आपका 80 मार्क्स होगा, सेक्शन बी आपका 120 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पेपर प्रिंट होगा। देन आगे कोई भी पेज अगर आपका ब्लैंक होता है तो उसे आप ऐसे स्टक कर देंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, उसको स्टक कर देंगे। आई देखते हैं हम सेक्शन ए में हम जैसा कि हमने बताया था 8 नंबर के सभी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे, टोटल 80 मार्क्स होगा। सेम ऐसे ही सेक्शन बी आते हैं। सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन 12 इंटू 10 120 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो कि केस स्टडी है, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं केस स्टडी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। एग्जामिन द रोल ऑफ फॉलोइंग कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। आपको इसमें क्या करना है, किसका रोल, सिविल सर्विसेज का रोल एग्जामिन करना है। ठीक है, किसके बेस पे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको क्या पता है कि आपको ये आंसर 125 वर्ड में देना है, इस वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करनी है। तो आप इसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन। और इसमें आपको ये पता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 1 मार्क्स आपका इंट्रो का है, 1 कंक्लूजन का है और 6 मार्क्स आपके बॉडी के हैं। तो आप सबसे पहले सिविल सर्विसेज को डिफाइन करिए। आपके पास हो सकता है कि सिविल सर्विसेज की एग्जैक्ट डेफिनेशन हो सकता है किसी के पास ना हो, बट आप सिविल सर्विसेज को देख रहे हो कैसे होता है, क्या होता है, तो आप उसके बेस पे एक कोई भी अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं याद है। बट अगर आपके सिलेबस में जितने भी पॉइंट हैं, जो भी टॉपिक में दिया गया, आप उनकी एक डेफिनेशन एक चार्ट में तैयार करके जाइए। ये पॉइंट आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे, लिमिटेड पॉइंट होंगे, लगभग कितने 40-50 पॉइंट होंगे। आप इनकी डेफिनेशन एक रखिए, यही एग्जाम में आती हैं। आपने सिविल सर्विसेज की डेफिनेशन लिखी, जैसे सिविल सर्विसेज फॉर्म द बैकबोन ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट, द एथिकल इंटीग्रिटी, द प्रोफेशनल कल्चर ऑफ सिविल सर्वेंट्स डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इन्होंने एक डायग्राम बना रखा है, बट अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ याद आता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज के रोल को इसमें। तो आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से फ़ायदा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा रहेगा तो क्या क्या अच्छा रहेगा आपका। ये क्या होगा, ये फाउंडेशन है एथिकल गवर्नेंस की। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा है कि ए मॉडल कोड इंश्योर ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी। आप इसमें से कोई एक हेडिंग लिख लीजिए कि इससे आपकी इम्पार्शियलिटी बढ़ेगी, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि सादी लिखिए। नेक्स्ट, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, करप्शन, कोड बेस्ड बिहेवियर डिटर्स ब्राइबरी, नेपोटिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट, लेजिटमेसी, ऑफिसर एडहेरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स लाइक TN Sasson, इलेक्टोरल रिफॉर्म, स्ट्रेंथन फेथ इन इंस्टीट्यूशन। ठीक इसी तरीके से जैसा कि अभी आप गाइड बिहेवियर इन एथिकल डिलेमा। ठीक है, आपको इतने हो सकता है सारे पॉइंट नहीं आते, लेकिन आप बेसिक 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। क्या करता है फाउंडेशन, एथिकल गवर्नेंस करता है, मिसयूज पावर की मिसयूज को रोकता है, पब्लिक ट्रस्ट और लेजिटिमेसी बिल्ड करता है, गाइड बिहेवियर और एथिकल डिलेमा में सब हेल्प करता है। अब आपकी अगली हेडिंग क्या होगी, वर्क कल्चर। ठीक है, वर्क कल्चर, हाउ रोल ऑफ वर्क कल्चर इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, अब ये वर्क कल्चर क्या, देखो वर्क कल्चर आप लोग कोई कहीं भी काम करता हो, वो चाहे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करता है, चाहे किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम करता है, बट वर्क कल्चर हर जगह का डिफाइन होता है। वो ये तय करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे होगी। ठीक इसी तरीके से सिविल सर्विसेज के साथ है, अगर कंट्री की ग्रोथ करनी है तो वर्क कल्चर आपका अच्छा होना चाहिए। इसलिए सिविल सर्विसेज में वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
इसमें देखिए क्या करता है, इन्हेंस इफ़िशियंसी एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल याद आता है तो लिखिए। जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है डिजिटल इंडिया पीएम आवास योजना, ये इसको इन्हेंस कर देगा। इनकरेज टीम वर्क एंड इनोवेशन, कोलाबोरेटिव प्रैक्टिस इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, फॉस्टर हेल्दी कंपटीशन एंड इनोवेशन। ठीक, इसी तरीके से बैलेंसेस प्रोफेशनलिज्म विद कंपैशन। अगला इसमें क्या है, ए रिस्पॉन्सिव वर्क कल्चर कंबाइंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन विद सिटीजन एम्पैथी स्पेशली इन डिजास्टर रिलीफ एंड वेलफेयर सर्विसेज, रिड्यूसेस द टैप प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। जैसे इसमें एग्जांपल के दिया मिशन कर्मयोगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिशन कर्मयोगी, तो आप रट लीजिए एग्जाम में किसी न किसी तरीके से आपको डाल के आना, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। फॉर कम्पिटेंसी बेस्ड एचआर एंड आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर रिजल्ट ट्रैकिंग। अब देखिए आपको इसके कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में ये देना है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और वर्क कल्चर कैसे हेल्पफुल है सिविल सर्विसेज के वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने में। जैसे ए मॉडल कोड शेप्स द कंसाइज ऑफ सिविल सर्विसेज वाइल पॉजिटिव वर्क कल्चर शेप द कंडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सिविल सर्विसेज को शेप करता है, इनके प्रोफेशनलिज्म को, और वर्क कल्चर क्या करता है, वर्क कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफेशनलिज्म को सेव कर रहा है। और इसमें टुगेदर दे क्रिएट एन एथिकल एफिशिएंट सिटीजन सेंट्रिक ब्यूरोक्रेसी इसेंस ऑफ सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म आपने कई बार लिखा हुआ सुना होगा, यही आपको यहाँ पे लिखना, हो सकता है आपको नहीं याद है, बट आपको दोनों को कंबाइन करना है कि दोनों कंबाइनली कैसे हेल्पफुल हैं सिविल सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फॉर द व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद आर सक्सेसफुल इन डेवलपिंग द, क्या डेवलप करने में, कोर आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ मोरलिटी इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, 2-3 पॉइंट है इसमें। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में बता सकते हो, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। दूसरा आप बता सकते हो कि मोरलिटी क्या है। ठीक है, मोरलिटी क्या है, इसको आप बता सकते हो कि मोरलिटी ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया, स्वामी विवेकानंद रीडिफाइंड मोरलिटी एज यूनियन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ, सेल्फ डिसिप्लिन, सर्विस टू ह्यूमनिटी। आपके सिलेबस में कुछ थिंकर्स हैं, लिमिटेड थिंकर्स हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर अम्बेडकर जी हो गए। तो आप इन थिंकर्स को, कुछ थिंकर्स मतलब 10-15 थिंकर्स हैं, इनकी आइडियोलॉजी अपने आप में एक बार रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार घुमा के पूछी जाती हैं। आगे अब देखिए, जैसे इन्होंने कोर आइडियल्स ऑफ द स्वामी विवेकानंद एंड दियर मॉडल रिलीवेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हो सकता है आपको ये ना याद आए, तो इसको लिखे ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बॉडी पार्ट में 6 मार्क्स लाने हैं। 6 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 3 या 4 नंबर हार्डली मिलता है आपको, 3 से ज़्यादा मतलब बहुत कम को मिलता है बॉडी पार्ट में। तो टोटल 4 मार्क्स 8 के क्वेश्चन में आपको 3 से 4 नंबर ही मिलता है, 4 के ऊपर जिसका बहुत ही अच्छा होता है उसी को मिलता है। नेक्स्ट, सक्सेस एंड कॉम्पिटेंसी रिलेवेंस, जैसे क्या करता है, कैसे, वैल्यू एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट, हिज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस द मॉडल एजुकेशन, एनसीसी, वैल्यू बेस्ड सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग, फोकस्ड ऑन द नेशन बिल्डिंग, एथिकल नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, by thinking morality to patriotism and selfless services. His ideals strengthen civic responsibility and collective ethics. इसकी limitations क्या हैं? In a materialistic and competitive era, the practice of such ideals is often diluted by individualism, moral relativism. अब conclusion में, स्वामी विवेकानंद's teaching remain a timeless moral compass uniting inner virtue with outer action. देखिए, इनर वर्चू विद आउटर एक्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, जहां आपने GS4 के नोट बनाए होंगे। एज ही सेड दे अलोन अलाइव हु लिव फॉर अदर्स। ठीक है, तो मतलब सभी का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, तो वो आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस स्किल्स बाई विच ए पब्लिक सर्वेंट में इन्हेंस पब्लिक कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ। देखिए, यहाँ आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अब जैसे कीवर्ड होता है डिस्कस, डिफाइन, तो ये भी हम एक सेशन लेंगे जिसमें सारी डिफाइन करेंगे इन कीवर्ड का क्या मतलब है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन ही देखेंगे। इसमें क्या कहता है, वेरियस स्किल बाई व्हिच पब्लिक सर्वेंट में इनहेंस पब्लिक कमिटमेंट। ठीक है, तो आपको इसमें वेरियस स्किल के बारे में बात करना है। किसकी वेरियस स्किल की, पब्लिक सर्वेंट की वेरियस स्किल के बारे में बात करना है, जो इनहेंस करती है पब्लिक कमिटमेंट को। ठीक है, टू द रूल ऑफ लॉ,
ठीक है। तो अब देखिए इसमें कई सारे की पॉइंट हैं। तो मेन की पॉइंट क्या है, रूल ऑफ लॉ। तो इन्होंने पहले रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया है। द रूल ऑफ लॉ इंश्योर्स इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर्मिंग द बेडरॉक ऑफ द गुड गवर्नेंस। बस यही इतना लिखना है आपको। आपकी जो डेफिनीसन होगी वो 1 नंबर की है, 1 मार्क्स की है। तो 1 मार्क की डेफिनीसन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइन लिख सकते हो। इससे ज़्यादा आपको डिफाइन कोई भी डेफिनीसन आगे नहीं बढ़ानी है। देन आते हैं बॉडी पार्ट, क्योंकि आपके पास 125 वर्ड लिमिट है, जिसमें 10 से 15 आपका इंट्रो रहेगा। उसके बाद लगभग 70 to 80 आपका बॉडी पार्ट का रहेगा और 10 से 15 ही आपका कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें 125 मार्क का, इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। अब इन्होंने आगे दिखाया कि प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है। प्रिंसिपल, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, सर्टेनिटी ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इंडिविजुअल राइट्स टू पर्सनल फ्रीडम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये लगभग आपने पॉलिटी में कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ा होगा, बट आपने अभी जो सिलेबस पढ़ा होगा उसमें भी ये सब आया था। रूल ऑफ लॉ हमारा एथिक्स के मेन कोड का पार्ट है। देन एथिकल एंड बिहेवियरल स्किल कैसे, इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी, टी.एन. शेषान। अब टी.एन. शेषान की जगह आप नए IAS ऑफिसर्स आए हैं, उनका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इम्पैथी एंड कंपैशन फॉर, जैसे एग्जाम्पल के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन्स IAS ऑफिसर रोहिणी भाजी भाकरे, ठीक है, भाजी भाकरे, इनका नाम याद रखिएगा, इंश्योर्ड फूड डिलीवरी टू स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स विद ह्यूमन इन्फोर्समेंट रूल। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, RTI इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बाय ऑफिसर लाइक R. बालाकृष्णन, इनका भी नाम याद रखिएगा, उड़ीसा के, इंक्रीज्ड सिटीजन कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन। आप इनकी जगह पे किसी और का भी नाम लिख सकते हैं, अगर आपने कुछ रिसेंट में पढ़ा या किसी को अवार्ड मिला है तो ऐसे नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये कैसे इंप्रूव करती है। इफेक्टिव पब्लिक कम्युनिकेशन, जन सुनवाई, पब्लिक ग्रीवांस, ये सारे लाकर। उसके बाद एथिकल लीडरशिप एंड रोल मॉडलिंग, जैसे IAS ऑफिसर आदमिस्ट्रांग पामे, इनका मैं नाम मतलब लेना चाहूँगा। सेल्फ इनिशिएटेड पब्लिक प्रोजेक्ट एग्जाम्पलीफाई लीडरशिप बाय मोरल एग्जाम्पल। देखिए ये आदमिस्ट्रांग काफ़ी फेमस हुए थे और अभी भी काफ़ी फेमस हैं अपनी पब्लिक सर्विसेज के लिए, एथिकल लीडरशिप के लिए। तो इनका नाम कोशिश करिएगा एग्जाम में डालने के लिए, इससे आपका क्वेश्चन इन्हेंस होगा, आंसर आपका इन्हेंस होगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड नेगोशिएशन, एग्जाम्पल के लिए पुलिस लेड कम्युनिटी डायलॉग्स इन मणिपुर, कश्मीर रिफ्यूज्ड टेंशंस एंड रीइंफोर्स्ड लॉफुल। देखिए कश्मीर का एग्जाम्पल तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि कश्मीर में गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया गुड गवर्नेंस के लिए। सेम मणिपुर में अभी वायलेंस थोड़ा चल रहा है, तो आप इसको मतलब चाहो तो लिख सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो जब तक थोड़ा नॉर्मलसी नहीं आए। देन आगे प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल स्किल, ये कैसे इन्हेंस करती है रूल ऑफ लॉ। अब कंसिस्टेंट एंड फेयर इन्फोर्समेंट, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन एंड ट्रैफिक लॉस इन दिल्ली मुंबई, इम्प्रूव्ड वॉलंटरी कंप्लायंस, कोलैबोरेशन इन सिविल सोसाइटी एंड मीडिया, जॉइंट अवेयरनेस ड्राइव्स बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, NGO प्रमोट लॉफुल सिविक कंडक्ट। देन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, एथिकल रिफ्लेक्शन, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग एट लवासना इंक्लूड्स एथिक्स एंड बिहेवियरल मॉडल्स टू स्ट्रेंथन लीगल अकाउंटेबिलिटी। देन अब देखो कंक्लूड करना जो आपने 3-4 कीवर्ड लिखे हैं इन्हीं को आपको मिलाकर बता देना है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में। जैसे ए पब्लिक सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट इज द मिरर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, एज अरिस्टोटल सेड द लॉ शुड रूल एंड दोज इन पावर शुड बी सर्वेंट ऑफ द लॉ। ठीक है, तभी आपकी सर्विसेज परफेक्ट होगी। अगर कोई भी जो रूलर है वो सर्वेंट एज ए मतलब रूलर रूल करेगा तब तो सर्विसेज हो ही नहीं पाएंगी, इसलिए आपको एज ए सर्वेंट रूल करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एंड इलैसिडेट दिए बिहेवियरल इम्पैक्ट एंड एप्लीकेशन बाय एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। देखिए इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के डिफरेंस को। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का हो गया। दूसरे पार्ट में क्या है, एलुसिडेट दियर बिहेवियरल इम्पैक्ट, मतलब क्या है, बिहेवियरल इम्पैक्ट को एलुसिडेट करना है और उसके एप्लीकेशन को बताना, मतलब 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का मान के चलो ये है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरीके से उस क्वेश्चन का डिवीजन होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आप इनमें से जो डेफिनेशन का डिफरेंस पूछा गया है आप उसको डिफाइन करिए। जैसे
मेन पॉइंट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो आप कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को डिफाइन कर लीजिए अगर आपको आता है, एक एक लाइन में सिंपल। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स आर वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मोडालिटी। ठीक है, एक लाइन में डिफाइन किया। अब बॉडी पार्ट में इसमें आपको मैक्सिमम 40 वर्ड लिखने हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन का ही 4 नंबर का आ गया है, तो मैक्सिमम 40 नंबर वर्ड में आपको इसको डिफाइन कर। 40 वर्ड का मतलब क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम 4 पॉइंट है। जैसे इन्होंने तो कई सारे पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आपके पास 4 पॉइंट ही है। अब इसमें देखिए, जैसे डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। जैसे इन्होंने नेचर, हो सकता है आपको इसके बेस पे एग्जाम में ना लिख पाओ, बट सिंपल आप कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट लिखिए। ब्रॉड प्रिंसिपल एंड मॉरल आइडियल्स गाइडिंग बिहेवियर, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइनिंग परमिसिबल एक्शन। पर्पस क्या है, टू इंस्पायर एंड कल्टिवेट मॉरल रीजनिंग। ये क्या करता है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑफिशियल बिहेवियर। स्कोप क्या है, कवर्स वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, एम्पैथी, फेयरनेस, पब्लिक वेलफेयर। ये क्या करता है, कवर्स एक्ट लाइक यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और करप्शन। इनकी ओरिजिन क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम फिलॉसफी, रिलीजियन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, लेड डाउन लीगली बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे नोलान प्रिंसिपल। नोलान प्रिंसिपल तो आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा, और नहीं याद है तो याद करिए। अगर नहीं याद नोलान प्रिंसिपल, तो आपकी प्रिपरेशन समझ लीजिए अच्छे ट्रैक पे नहीं चल रही है। नोलान प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, इंडियन सिविल सर्विसेज, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद इसका क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट। इसके लिए तो प्रॉपर रूल देखिए, ये अभी इसी एग्जाम में लगभग 2 बार पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन हमने सिविल सर्विसेज के कंडक्ट रूल देखे, और एक यहाँ पे देख ली एग्जाम्पल के लिए, जैसे रेगुलेटिंग गिफ्ट, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड, मतलब ये जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे आते हैं, बिहेवियरल इम्पैक्ट एंड एप्लीकेशंस, मोटिवेशनल एंड इरेगुलर वर्सेस रेगुलरिटी इम्पैक्ट। एग्जाम्पल, कोड ऑफ एथिक्स इंस्पायर सिविल सर्वेंट लाइक आर्मस्ट्रांग पामे टू एक्ट वॉलंटरली फॉर पब्लिक गुड। कोड ऑफ कंडक्ट इंश्योर कंप्लायंस लाइक डिक्लेयरिंग एसेट, अवॉइडिंग पॉलिटिकल बायस। ओके, नेक्स्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी व्हेन लॉस आर साइलेंट। कितनी बढ़िया लाइन है, एथिक्स गाइड चॉइसेस, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड ड्यूरिंग द फ्लड। अब इसमें कोई रूल या लॉ नहीं है कि भाई फ्लड के टाइम पे किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब आप कंडीशन देखेंगे तो उसी के लिए आपको बोला गया कि कोड ऑफ एथिक्स अगर आपके पास है, तो जो सबसे वल्नरेबल है आप उसकी हेल्प ग्राउंड लेवल पे जाके करोगे। प्रिवेंट मिसकंडक्ट एंड प्रमोट्स इंटीग्रिटी। आप ये सब चीज़ सोच भी सकते हो कि भाई क्या क्या कर सकता है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे एथिकल ओरिएंटेशन डिस्करेज करप्शन एट इंटेंट लेवल, कंडक्ट रूल पेनलाइज इट इन एट एक्शन लेवल, स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट एंड एम्पैथेटिक ऑफिसर फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल विन ट्रस्ट, ए डिसिप्लिन्ड ऑफिसर फॉलोइंग कंडक्ट रूल्स इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, आगे इसका कंक्लूजन, ए कोड ऑफ एथिक्स नर्चर्स कंसाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्सेस डिसिप्लिन, मतलब ये रूल के बेस पे है और आपके ये इनर कंसाइंस के बेस पे। टुगेदर दे अलाइन इनर वैल्यूज ऑफ आउटर कंप्लायंस द एसेंस ऑफ मॉरल गवर्नेंस। कितना बढ़िया कंक्लूजन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट इज इफेक्टिव इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। देखिए RTI से क्वेश्चन घुमा फिरा के UPSC पूछती है और UPPCSC पूछती है। मतलब एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि RTI से लगभग बेस रहेगा, विजिलेंस RTI इन सब पे रहता है, क्योंकि मतलब चल ही यही रहा है सब, कोई ना कोई करप्शन करता है, कुछ करता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो रहेगा ही। इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसमें भी सबसे पहले आप RTI को डिफाइन कर लीजिए, जो कि बहुत ही आसान है। इनेक्टेड इन 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मार्क्ड ए रिवोल्यूशनरी शिफ्ट फ्रॉम कल्चर ऑफ सेक्रेसी टू कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कितनी बढ़िया चीज़ है, मतलब आप कल्चर ऑफ सेक्रेसी से कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी की साइड शिफ्ट कर गए। अगर रिसेंट में RTI के थ्रू कोई मेजर रिवोल्यूशन हुआ है तो आप उसको भी लिख सकते हो। अगर आपको याद आ रहा है करंट इवेंट में कि RTI से मेजर रिवील ये हुआ है, तो उससे आपका क्वेश्चन इन्हेंस होता है। इफेक्टिवनेस ऑफ RTI इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड मीडिया। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल, RTI एक्सपोज्ड इरेगुलरिटी इन स्कीम्स लाइक नरेगा, PDS, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन टू क्वेश्चन मिसयूज ऑफ फंड। नेक्स्ट,
अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्लोजर थ्रू RTI हेल्प अनकवर द आदर्श हाउसिंग स्कीम, ये काफ़ी फेमस स्कैम है। 2G स्पेक्ट्रम इरेगुलरिटीज कंपेलिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। उसके बाद डिटरेंस अगेंस्ट करप्शन, फियर ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी हैज़ मेड ऑफिशियल मोर कॉशियस एंड ट्रांसपेरेंट इन फाइल मूवमेंट एंड प्रोक्योरमेंट डिसीजन। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, चैलेंजेस देखेंगे तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड डिले, सेवरल डिपार्टमेंट मिसयूज एग्जाम्शन क्लॉज 8, मतलब उसमें जो सेक्शन 8 का एग्जाम्शन उसका मिसयूज करता है कि ये मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्राइवेसी इससे खतरे में पड़ जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, तो उसके बेस पे ये डिले करते हैं। डिले रिप्लाइज बियॉन्ड 30 days, वीक इम्प्लीमेंटेशन एंड वैकेंट पोस्ट, एग्जाम्पल के लिए से बैकलॉग ऑफ केसेस ड्यू टू अंडर स्टाफ्ड इंफॉर्मेशन, कमीशंस रिड्यूसेस एक्ट्स इम्पैक्ट। उसके बाद तीसरा क्या है, थ्रेट हरासमेंट ऑफ RTI एक्टिविस्ट, ओवर मतलब इसमें तो 100 लिखा है बट इससे भी ज़्यादा 1000 से ज़्यादा एक्टिविस्ट हैव फेस्ड वायलेंस और इंटिमिडेशन डिटरिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन। अब इसमें वे फॉरवर्ड मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर देखो कोई ऐसा टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है जो कोई रूल या लॉ के बेस पे है तो आप उसमें वे फॉरवर्ड बता सकते हो, अगर पूछा गया तब भी, नहीं पूछा गया तब भी। इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथन इंफॉर्मेशन कमीशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड एक्टिविस्ट सेफ्टी, इंटीग्रेशन विद गुड गवर्नेंस एंड रिफॉर्म। आप अलग से भी लिख सकते हो कि मतलब जो भी पर्सन है उसको प्राइवेट रखिए उसकी इन्फॉर्मेशन को, और मतलब वो बिना अपनी इन्फॉर्मेशन दिए भी वो पूछ सकता है कोई इन्फॉर्मेशन। देन अगला इसमें कंक्लूड करते हैं, द RTI एक्ट हैज़ ए माइलस्टोन इन डीपनिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात। इट रिमेन्स ए कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रॉमिस डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी, ओपननेस बाय डिजाइन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सीकर्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन इस्टेब्लिशिंग हारमोनी, कहाँ पे, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वर्क प्लेस। तो आपके पास यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट और वर्क प्लेस 2 पॉइंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे सिलेबस का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है UPPCS और UPSC दोनों के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स, ठीक है। अपने इमोशन को, दूसरे इमोशन को मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये कैसे करते हैं, यूजिंग इमोशन, मैनेजिंग इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, परसीविंग इमोशन। ओके, देन आगे इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे, इमोशनल परसेप्शन, इमोशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल मैनेजमेंट। अगर आपको एग्जाम्पल याद आता है तो आप इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगर आपको नहीं याद आता है तब तो लिख नहीं पाएंगे आप। देन आगे रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका ये पहली हेडिंग है जो आपके लगभग 3 मार्क्स की है। इसमें क्या है, एम्पैथी टुवर्ड्स विक्टिम एंड कम्युनिटीज, ऑफिसर्स विद एम्पैथी कैन अंडरस्टैंड ट्रामा एंड कम्युनिकेट रिलीफ मेजर सेंसिटिविटीली एज सीन ड्यूरिंग द केरला फ्लड। आप केरला फ्लड का एग्जाम्पल लिख सकते हो, रिसेंट में कोई और डिजास्टर है उसका लिख सकते हो। इमोशनल रेगुलेशन अंडर द स्ट्रेस, डिजास्टर मैनेजर्स कंट्रोलिंग फियर एंड एंजाइटी, मेक रेशनल टाइमली डिसीजन ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट, टीम कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन, लीडर्स यूजिंग एम्पैथी मोटिवेशन बूस्ट मोरल एंड DRF टीम्स वर्किंग अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कम्युनिकेशन, इमोशनली इंटेलिजेंट फील्ड ऑफिसर हैंडल एंग्री एंड पैनिक्ड क्राउड कामली प्रिवेंटिंग काओस इन रिलीफ कैंप। लाइक आप कई बार देखते हो कि फायर वगैरह के केस में या फिर कुछ ऐसे केस में भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जाते हैं और काफ़ी कामली डील करते हैं और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रखते हैं। नेक्स्ट, अब वर्क प्लेस के केस में रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन वर्क प्लेस कैसे, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड टीम कोहेसन, आपका एक पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल इसमें दे दीजिए कोई भी। एडमिनिस्ट्रेटिव विद हाई EI प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कलेक्टिव इफिशिएंसी इन ऑफिसेस एंड फील्ड यूनिट। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव हैंडलिंग ऑफ क्रिटिसिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, EI हेल्प ऑफिसर्स रिजॉल्व इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट विदाउट ईगो क्लैशेस, इंश्योरिंग स्मूथ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इसमें लीडरशिप डिसीजन मेकिंग, इमोशनली अवेयर लीडर्स इंस्पायर अदर्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग रेदर देन अथॉरिटी,
empathetic leadership by IAS officer Rima Rajeshwari in community policy making. Next, enhancing work-life balance and motivation. Mindful self-awareness and empathy prevent burnout and improve long-term performance in demanding roles. ठीक, अगला अब इसमें कंक्लूड करते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म बोथ क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग फ्रॉम मेयर रूल बेस्ड एफिशिएंसी टू ह्यूमन सेंटर्ड हार्मोनी. मतलब सिविल सर्विसेज क्या करती है, ह्यूमन सेंटर्ड हार्मोनी को प्रमोट करती है. वो डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में डिजास्टर मैनेज करके, और दूसरा वर्क प्लेस, दोनों जगह आपको ह्यूमन सेंटर्ड हार्मोनी रखनी है, जिससे आप परफेक्ट सिविल सर्विसेज का एग्जाम्पल क्रिएट कर सको. एज डैनियल गोलमैन के गोल आपको पता ही होंगे, said what really matters for success, charter and happiness is a definite set of emotional skills, not just pure intellect. Okay, next question पे चलते हैं. Why the evaluation of unanticipated consequences is important in public policy planning? Answer with appropriate argument. Okay, आपको इसमें आर्गूमेंट देने, मतलब प्लस माइनस दोनों अपने पॉइंट बताने हैं. जैसे कि सबसे पहले तो इसको डिफाइन करिए. किसको डिफाइन करेंगे? पब्लिक पॉलिसीज ऑफन एम टू सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम बट देयर आउटकम्स मे प्रोड्यूस अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंसेज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जैसा कि अभी हमने बात की, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हो सकती है. कंसिक्वेंसेज तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पब्लिक पॉलिसी का. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंसेज. जैसे अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंसेज आर आउटकम्स नॉट फोरसीन बाय द पॉलिसी मेकर वाइल डिजाइनिंग आर इम्प्लीमेंटिंग. देखो, अनएंटिसिपेटेड क्या है कि आपने पॉलिसी बनाई बट आपने सोचा कुछ और था. आपने सोचा था कि सभी को राशन मिलेगा और जिनके पास भी खाने का नहीं है, लेकिन उसमें क्या हुआ, कुछ लोग करप्ट आ गए, जिनके पास खाने का उन्होंने भी राशन लेना शुरू कर दिया, मनरेगा में करप्शन होना शुरू हो गया. तो ये अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंसेस हैं. तो आपको इससे भी डील करना है. ये आपको सोचना पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे ही. जैसे एग्जाम्पल के लिए, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एम्ड एट रूरल ग्रोथ लेड टू ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस. देखिए, आपने पॉलिसी किसी और चीज़ के लिए बनाई थी, लेकिन कुछ हो रहा है. इसलिए अगला देखिए, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएटिंग अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंसेज इंश्योर पॉलिसी इफेक्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस. एग्जाम्पल देख सकते हैं, इवेल्युएटिंग द फार्म लोन वेवर स्कीम रिवील्ड मोरल हजार्ड एंड फिजिकल स्ट्रेस, प्रिवेंट एथिकल एंड सोशल हार्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज विदाउट इन्वायरमेंटल इवेल्यूशन कॉज्ड डिस्प्लेसमेंट एंड पोल्यूशन. देखिए, पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है, और यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो. अगला, जैसे इसमें कहाँ पे, माइनिंग इन बेल्ट एंड बेल्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड. उसके बाद दिल्ली में भी देख सकते हैं कि भाई इन्होंने कंस्ट्रक्शन बढ़ाया तो मतलब कई सारी चीज़ें बढ़ी, पोल्यूशन भी बढ़ा, उसमें लोगों ने व्हीकल ख़रीदा तो मतलब उससे भी पोल्यूशन बढ़ा. तो आप ग्रोथ के लिए तो चाहते हो कि लोग व्हीकल खरीदें, लेकिन उसका अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंसेस क्या, पोल्यूशन बढ़ रहा है. प्रमोट लर्निंग एंड एडाप्टिव गवर्नेंस, द इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ऑफ स्वच्छ भारत मिशन highlighted behavioral gaps leading to renewed focus on the Swachh 2.0 with IEC campaign. इसी में आगे चलते हैं. Strengthen the public trust accountability. एग्जाम्पल के लिए, acknowledging either in COVID-19 lockdown management, migrants led to corrective welfare measures improved citizen confidence. Encourage holistic and inter-societal thinking. Okay. E-mobility policies evaluation uncovered battery waste challenges, promoting recycling guidelines under the battery waste rule 2022. Evaluation of unanticipated consequences converts policy from static design to dynamic learning. मतलब क्या है स्टैटिक डिजाइन टू डायनेमिक लर्निंग. कितना बढ़िया कंक्लूजन है, आप इसको यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं. इट मेक्स गवर्नेंस मोर ह्यूमन, एडॉप्टिव एंड अकाउंटेबल. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the role of empathy in shaping the attitude of civil servant? How can it enhance their interaction with public? देखिए, जब भी क्वेश्चन के दो पार्ट आ जाए, आप खुश हो जाइए कि आप उसमें ज़्यादा नंबर पाने वाले हो. क्यों? क्योंकि आप मान के चलिए कि क्वेश्चन के 3-4 पार्ट हैं और एक एक 2-2 नंबर के सभी पार्ट हैं. आप उसको डिफाइन करिए और आप बढ़िया से नंबर लीजिए. जैसे इसमें क्या है, रोल ऑफ एम्पैथी पूछा गया है, किसको
एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट को सिविल सर्वेंट के एटीट्यूड को सेव करने में एम्पैथी का क्या रोल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करिए एम्पैथी को डिफाइन करके। एम्पैथी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स इज द इमोशनल फाउंडेशन ऑफ एथिकल एंड पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। ओके, अब इसमें इन्होंने दिखा रखा है मतलब क्या लेवल होता है सबका। तो मतलब सबसे पहले एपैथी आता है जिसमें नो कंसर्न ऑफ केस, आप किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। देन सिंपैथी आता है, फीलिंग ऑफ सारो। उसके बाद एम्पैथी आता है, फीलिंग सेम, मतलब अपने आप को दूसरे के शू में रख कर देखना कि वो कैसा फील कर रहा है। देन कंपैशन, कंपैशन एक उसका अगला स्टेप है, आप फील ही नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए कुछ कर भी दो, फीलिंग एंड डूइंग सम, मतलब आप इसमें फील और कर दोनों रहे। सबसे पहले एपैथी जिसमें आपको कोई मतलब नहीं है, आपने ठीक है कुछ हो रहा है, मान लो किसी की यहाँ कोई डेथ हो गई, आपसे कोई मतलब नहीं, ठीक है हाँ। दूसरा सिंपैथी, आप फील का हाँ दुख आपको लग रहा है कि नहीं यार वो मरना नहीं चाहिए। तीसरा एम्पैथी, आप कह दो नहीं यार हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था तो मुझे भी बुरा लगा था, मैं इसको समझ सकता हूँ, आप क्या समझ रहे हो। उसके बाद कंपैशन, आप उसके लिए कुछ करो, जो उसके यहाँ घटना हुई है उसके लिए आप अलग से कुछ करो, आपको नहीं ठीक है हम जो हेल्प हो सकती है पैसे से और काइंड से, आप जैसे भी कर सकते हो आप करो उसके लिए हेल्प, उसी को कंपैशन बोलते हैं। उसके बाद रोल ऑफ एम्पैथी इन शेपिंग द एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट, इसमें देखेंगे ह्यूमैनिसेस ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एन एम्पैथेटिक ऑफिसर कंसिडर्स द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन मार्जिनलाइज्ड सिटीजन बिफोर एक्टिंग, इंश्योरिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस, प्रमोट एथिकल सेंसिटिविटी। Empathy helps balance rule enforcement with compassion, such as granting relief disaster victims beyond procedural limit. Enhance patience and tolerance. ऑफिसर लाइक देखिए आर्मी स्ट्रांग पामे का तो एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम आया है, आप एक दो बार यूज कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल को आप एक दो से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। बिल्ड्स कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर, एम्पैथी टर्न डर्टी इनटू डिवोशन, ऑफिसर्स फील मोरली रिस्पॉन्सिबल नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव obligated to serve people. How empathy enhance interaction with a public, जैसे strengthen trust and cooperation, improve conflict resolution, encourage participatory governance, enhance service delivery and responsiveness। जैसे इसमें महात्मा गांधी का कोड इन्होंने कंक्लूड करते हुए लिखा है, एज महात्मा गांधी सेड द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। ये आपने कई बार पढ़ा होगा और इसको बहुत अच्छे से यहाँ लिख सकते हैं। एम्पैथी ट्रांसफॉर्म ए सिविल सर्वेंट फ्रॉम ए रूल इन्फोर्सर टू ए पब्लिक सर्वेंट इन द स्पिरिट। तो मतलब जो भी चीज़ें आपको लेटर एंड स्पिरिट दोनों फॉलो करनी है, ये सिविल सर्विसेज का गोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन योर सजेशंस टू प्रमोट द टॉलरेंस एंड कंपैशन अमॉन्ग द सिविल सर्वेंट्स टू सर्व बेटर टू वीकर सेक्शंस। देखो आपको वीकर सेक्शन के लिए ही काम करना है, तो आप यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास दो कीवर्ड हैं टॉलरेंस और कंपैशन, इनको डिफाइन कर सकते हो। एक कंपैशनेट एंड टॉलरेंट सिविल सर्विस इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। देखो इन्होंने इंक्लूसिव गवर्नेंस को यहाँ पे इंक्लूड किया, कितना बढ़िया किया है। Civil servants often deal with socio-economic inequalities, marginalized communities, and conflicting interests, and hence cultivating these virtues ensure justice and with empathy. Need for tolerance and compassion in civil services. देखो टॉलरेंस और कंपैशन क्यों चाहिए, डाइवर्सिटी एंड इनइक्वलिटी इन सोसाइटी, ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक एपैथी। देन सजेशन टू प्रमोट टॉलरेंस एंड कंपैशन, इसमें एग्जाम्पल में देखिए, पहले हम पॉइंट देखते हैं, वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग एंड एथिकल ओरिएंटेशन। एग्जाम्पल के लिए इनकॉर्पोरेट इमोशनल इंटेलिजेंस एथिक्स एंड पब्लिक सर्विसेज मोटिवेशन इंक्लूड इन लवासना एंड स्टेट एकेडमी क्यूरिकुला। देन अगला एक्सपोजर टू ग्राउंड रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटी इसीलिए हम ट्रेनिंग कराते हैं उनकी। इमर्सन प्रोग्राम इन विलेज एंड स्लम से, सबसे पहले आप रूरल भेजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पे है, वहाँ पे डाउन टूडन और मतलब ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है। लीडरशिप बाय एग्जांपल, सीनियर ऑफिसर डिमॉन्स्ट्रेटिंग पेशेंस एंड फेयरनेस एंड सेट बिहेवियरल बेंचमार्क्स। Incentivizing empathetic administration, recognizing like Prime Minister's award for the public administration encourage compassionate innovate in welfare delivery। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, योगा मेडिटेशन पीयर काउंसलिंग रिड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन इम्प्रूविंग इमोशनल बैलेंस। encouraging citizen feedback and dialogue,
इसमें जैसे जन सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए भी और आपके लिए भी, आपको एग्जाम में लिखने के लिए, पब्लिक के लिए जन सुनवाई जाकर अपनी बात रखने के लिए। एंड सोशल ऑडिट कीप ऑफिसर कनेक्टेड विद ग्राउंड सेंटिमेंट एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिवनेस। कंक्लूड करेंगे, टॉलरेंस एंड कंपैशन कन्वर्ट गवर्नेंस फ्रॉम रूल बेस्ड कंट्रोल टू वैल्यू बेस्ड सर्विसेज। ओके, आपको रूल से वैल्यू बेस्ड सर्विसेज लानी जिससे सर्विस का रियल एसेंस निकल सके। ए सिविल सर्वेंट्स ट्रू स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन अथॉरिटी बट इन एम्पैथी फॉर द पावरलेस। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पब्लिक सर्वेंट्स ऑफन वर्क विद द पब्लिक from diverse background and with different viewpoint. Okay, how do you ensure that their needs will be met while maintaining professionalism? ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आप डिफाइन करिए कैसे। इन ए डाइवर्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया सिविल सर्वेंट constantly engage with the public varied cultures, language, religion, socio-economic conditions. The key challenges balancing empathy and fairness. उसके बाद इसमें देखिए पॉइंट क्या डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, इंश्योरिंग नीड्स ऑफ डाइवर्स पब्लिक आर मेट। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, पब्लिक सर्वेंट ऑफन वर्क विद द पब्लिक फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको डिकोड करिए कि इसमें क्या है, पब्लिक सर्वेंट है कहाँ, डाइवर्स बैकग्राउंड से। तो जो पब्लिक सर्वेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से है वो कैसे हेल्पफुल है इन सब में। ठीक है, तो इंश्योरिंग नीड ऑफ डाइवर्स पब्लिक आर मेट। ठीक है, कैसे, एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल गाइडेड बाय इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, ऑफिसर इंश्योर्स इंक्लूसिव पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक्टिव लिसनिंग, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, कंडक्टिंग जन सुनवाई, आर कम्युनिटी मीटिंग अलाउ डाइवर्स वॉइसेस, वीमेन, माइनॉरिटी, मार्जिनलाइज्ड टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न। नेक्स्ट, कल्चर सेंसिटिविटी, respect for diversity, officer in tribal and minority areas adopting communication in local language for, देखिए लोकल लैंग्वेज का यूज करना बहुत ज़रूरी है। आप ट्राइबल एरिया में गए हो, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं पता, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कितनी देर तक आप कोई साथ में रखोगे। टारगेटेड एंड इंक्लूसिव अवेयरनेस वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन, स्कीम लाइक पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर आइडेंटिफाइंग एंड prioritizing weaker sections without discrimination, maintaining professionalism while serving all, impartiality and non-discrimination. Public funds are benefits distributed based on objective criteria like SECC data, socio-economic caste census data, reflect integrity and neutrality, emotional intelligence and conflict management. कैसे, हैंडलिंग लोकल टेंशन थ्रू काम एंड डायलॉग। उसके बाद इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यूजिंग आरटीआई इसी पेपर में हमने एक बार ऊपर देख चुके हैं। ई ऑफिस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इंश्योर्स डिसीजन आर रीजन एंड ओपन टू स्क्रूटनी। उसके बाद नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एथिकल ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रेशर कोर्सेज ऑन एथिक, जेंडर सेंसिटाइजेशन, डाइवर्सिटी अवेयरनेस, स्ट्रेंथन प्रोफेशनल फेयरनेस। अब इसमें कंक्लूड करते हैं। As Sardar Vallabhbhai Patel reminded, the services your devotion to duty must be to the constitution, not to any individual or group. Okay? आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार रहना है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के लिए नहीं रहना है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जिसके लिए, बस आप उसके लिए रहिए। ओके, ए सिविल सर्वेंट मस्ट रिमेन इमोशनली इंटेलिजेंट एट इम्पार्शियल, अपहोल्डिंग जस्टिस फॉर ऑल विदाउट प्रिजुडाइस। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी में। नेक्स्ट सेक्शन बी, इसमें 10 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच, 10 इंटू 12 120 मार्क्स टोटल, और 200 वर्ड में लिखने सारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, discuss the moral basis to deal with the challenges of corruption prevailing in present society. Corruption corrodes governance, erodes public trust, deepens inequality, while legal institution mechanism are essential. The real antidote to corruption lies in moral consciousness. उसके बाद इसमें moral basis to tackle corruption क्या क्या है? Integrity and honesty as foundation virtues. Civil servant like T.N. Sassan and Ashok Khemka
अपहेल ऑनेस्टी डिस्पाइट प्रेशर। अगला, कंसाइज एंड एथिकल सेल्फ रेगुलेशन, ए मोडलिटी अवेकन इंडिविजुअल रजिस्ट अनएथिकल टेम्पटेशन इवन विदाउट सर्विलांस फॉलोइंग द इनर वॉइस ऑफ ड्यूटी, मतलब कांस कैटेगोरिकल इम्परेटिव। उसके बाद जस्टिस एंड फेयरनेस इन पब्लिक डीलिंग, एडहेरेंस टू पब्लिक इम्पार्शियलिटी इंश्योर्स डिसीजन आर मेरिट बेस्ड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई ब्राइवरी एंड फेवरिटिज्म। वही मतलब ब्राइवरी और फेवरिटिज्म नहीं रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, रिकॉग्नाइजिंग वन सेल्फ एज ए ट्रस्टी पब्लिक रिसोर्सेज। एज गांधी said, ए पब्लिक सर्वेंट इज पब्लिक सर्वेंट ऑफ द पीपल नॉट द मास्टर। मतलब आप पॉलिटिशियन के नहीं हो भाई, आप पब्लिक के हो, पब्लिक का सर्विस करना ना कि पॉलिटिशियन की करनी है। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथफुलनेस इन एक्शन, एग्जाम्पल के लिए ओपन डिसीजन मेकिंग एंड डिस्क्लोजर अंडर RTI स्ट्रेंथन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिटर करप्ट बिहेवियर। उसके बाद एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर सिटीजन, एग्जाम्पल के लिए अंडरस्टैंडिंग द सफरिंग corruption inflict on the poor help officers with moral courage against exploitative practices। उसके बाद इसी में आगे देखते हैं एथिकल फ्रेमवर्क सपोर्टिंग एंटी करप्शन। कैसे? गांधी एथिक्स, मतलब गांधीयन एथिक्स क्या है? ट्रूथ, सत्य, नॉन पोजिशन, अपरिग्रह, मतलब सत्य और अपरिग्रह जो गांधी जी बोलते हैं। उसके बाद यूटिलिटेरियन, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब जहाँ ज़्यादा लोग को बेनिफिट होता है वो चीज़ आप करिए, ये आपने पढ़ा होगा सिलेबस में। देन वर्चू एथिक्स, इसमें क्या है? करेक्टर ओवर रूल्स, आपका करेक्टर रूल के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, उसको डिफाइन करना है, रिफाइन करना है। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मोरल बिहेवियर, ये कैसे कर सकते हैं? एथिकल ट्रेनिंग एंड मोरल एजुकेशन, ठीक है, जैसे कि एथिक्स, एग्जाम्पल के लिए एथिक्स मॉड्यूल्स एट लवासना नर्चर ऑनेस्टी एम्पैथी and courage among officers, rewarding integrity and whistleblowing. Integrity awards and protection to whistleblower encourages ethical conduct in institutions. इसको कंक्लूड करते हैं। The fight against corruption is not only a legal but moral and spiritual। बिल्कुल मोरल और स्पिरिचुअल भी है ये। Strengthening laws may punish corrupt but strengthening conscience prevents करप्शन इटसेल्फ। ओके, जब आपकी इनर कंसाइंस ओके रहेगी, जगी रहेगी, तो आप करप्शन को अपने आप ही नहीं करोगे। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ सिविल सर्विसेज वैल्यूज फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पहला पार्ट होगा क्वेश्चन का। दूसरा, हाउ कैन ही क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन दीज वैल्यूज इन पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल और पब्लिक लाइफ को कैसे बैलेंस करो, अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करेंगे सिविल सर्विसेज वैल्यूज फ्रॉम मोरल कंपास ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडिंग डिसीजन एंड कंडक्ट इन द सर्विसेज ऑफ द नेशन। देखिए, अब जो सिविल सर्विसेज, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एथिक्स में आपको लिखना है, तो आपको कुछ वर्ड इधर उधर कर सकते हो, बट बेसिक आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या है? नेचर ऑफ सिविल सर्विसेज वैल्यूज, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग इंश्योर्स पब्लिक ट्रस्ट एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द ऑफिसर्स लाइक अशोक खेमका। अगेन इनका एग्जांपल, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी, इसमें भी एग्जांपल बेसिंग डिसीजन ऑन फैक्ट एंड एविडेंस रेदर देन पॉलिटिकल एंड पर्सनल इन्फ्लुएंस। उसके बाद कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज, डेडिकेशन टू सिटीजन्स वेलफेयर इवन इन हार्डशिप, सीन इन आर्मस्ट्रांग पामेस वॉलंटरीली रोड बिल्डिंग एफर्ट इन मणिपुर। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ओइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स एंड मेंटेनिंग ओपननेस इन प्रोसेस बिल्ड्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, एम्पैथी एंड कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग पीपल्स प्रॉब्लम सच एज हेल्पिंग डिजास्टर विक्टिम्स आर रूरल पुअर, स्ट्रेंथन ह्यूमन गवर्नेंस। देन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी, ये तो आपको हमेशा याद रखना, हमेशा कहीं ना कहीं आपको लिखना ही पड़ेगा। रिमेनिंग लॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू पॉलिटिकल मास्टर, अपहोल्ड डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी, यही गांधी जी भी कहते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग वैल्यूज इन पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ, कैसे? हार्मोनाइजिंग पर्सनल एथिक्स विद इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, एन ऑफिसर मस्ट अलाइन पर्सनल ऑनेस्टी and humility with professionalism, discipline and protocol, ethical reasoning in value conflict, balancing
compassion with fairness, like enforcing eviction laws humanely in closed land ensures moral equilibrium. Okay, ये आपको रखना है. Then consistency and role integrity, practicing the same virtues, truth, fairness, restraint in family and public life eliminates hypocrisy. Emotional intelligence and self-reflection, developing empathy, patience, and mindfulness helps in maintaining calm, ethical balance in self-stressful environment. इसको कंक्लूड करते हैं. ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यूज मस्ट रिफ्लेक्ट ए ब्लेंड ऑफ moral conviction, constitutional duty. Balancing these in personal and professional life ensures integrity and with compassion, the hallmark of true public services. Okay. Next, question number 13. What is the moral basis of the work performance in the system of governance? ये क्वेश्चन का पहला पार्ट. दूसरा पार्ट, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिजल्ट कंटिजेंट एंड रिजल्ट नॉन कंटिजेंट कर्मा. ओके, मतलब एक आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो. मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ऐसे मानिए 6 का ये हो गया, 6 का ये हो गया. अब आपके पास क्लियर है कि आप इसको 2 पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफाइन से. द फिलॉसफी ऑफ कर्मा योगा फ्रॉम द भगवद गीता ऑफर्स ए टाइमलेस मोरल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पहले क्या है, मोरल बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इन गवर्नेंस. आप इसको देखिए, ड्यूटी ऑफ धर्मा एज कोर पब्लिक सर्विसेज, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कंपैशन एंड एम्पैथी, इम्पार्शियलिटी एंड जस्टिस. उसके बाद नेक्स्ट, रिजल्ट कंटिजेंट वर्सेस रिजल्ट नॉन कंटिजेंट कर्मा. रिजल्ट कंटिजेंट कर्मा, इसमें क्या है, फल पेक्ष कर्मा, मतलब आप फल की इच्छा करते हो. दूसरा क्या है, रिजल्ट नॉन कंटिजेंट कर्म, मतलब निष्काम कर्म. आपको ये करना है निष्काम कर्म, फल की इच्छा नहीं करनी है, यही होता है निष्काम कर्म. जैसे पहले वाले में एग्जाम्पल, जो रिजल्ट कंटिजेंट कर्म मतलब फल की इच्छा करते हुए जो कर्म करे, उसका एग्जाम्पल, एन IAS ऑफिसर वर्किंग मेनली फॉर प्रमोशन, पोस्टिंग, प्रेस, परफॉर्मेंस बिकम्स सेल्फ सर्विंग. मतलब आप इसमें करप्शन नहीं कर रहे हो, बट आपका जो मोरलिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन है, आपकी जो वैल्यू है, वर्च्यू, वो डाउन है. आप अपना काम कर रहे हो, बट आप सैलरी के लिए कर रहे हो, बस सिंपल. तो आपकी वर्च्यू डाउन है, आपकी मोरलिटी नहीं है, मतलब आप कर्म के लिए, फल के लिए काम कर रहे हो. अब इसमें दूसरे में क्या है, निष्काम कर्म. जैसे ए डिजास्टर रिलीफ ऑफिसर वर्किंग टायरलेसली ड्यूरिंग फ्लड विदाउट सीकिंग पब्लिसिटी आर रिवार्ड एम्बॉडीज ड्यूटी बेस्ड मोरलिटी. अब इसमें वो ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी फॉर ब्यूटी. ओके, नेक्स्ट आते हैं, रिलेवेंस ऑफ निष्काम कर्म इन. एक्चुअली निष्काम कर्म ही करना है, सिविल सर्विसेज का यही मेन रोल है कि आपको निष्काम कर्म करना है. बाकी अगर आप फल के लिए काम कर रहे हो तो फिर कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो सारे कर रहे हैं. इन गवर्नेंस, प्रमोट एथिकल ऑब्जेक्टिविटी, रिड्यूस करप्शन एंड मोरल फैटिग, ए फोकस ऑन ड्यूटी ओवर गेन कप्स ग्रीड फेवरिटिज्म एंड बर्नआउट, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट. उसके बाद सिटीजन मस्ट ट्रस्ट ऑफिसर हु वर्क फॉर प्रिंसिपल नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट. जैसे कि अब इसको कंक्लूड करते हैं. देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो भगवद गीता वगैरह का कोड आप कोट ले सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है. ए लॉर्ड कृष्णा सेड इन द भगवद गीता, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू हैव द राइट टू वर्क बट नॉट टू द fruits. Therefore, thereof, the moral vision transforms governance from mere administration into the act of ethical services. Okay. Next question. In the process of public policy making by public administrator, whether the priority should be given to moral transparency or effectiveness of consequences या फिर रिजल्ट एलुसिडेट. ठीक है, देखिए इसमें जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस में प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, रखना दोनों चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है उसको देखेंगे. पब्लिक पॉलिसी ऑफन स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड ऑफ द मोरल ड्यूटी प्रैक्टिकल रिजल्ट. ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट स्ट्राइक ए डेलिकेट बैलेंस बिटवीन एथिकल ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिक्वेंशियल इफेक्टिवनेस. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक मोरल ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिसी मेकिंग. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्यों रखनी है. अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी,
स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिक्वेंशियल इफेक्टिवनेस क्यों रखनी है, अचीविंग रियल सोशल इम्पैक्ट, बैलेंसिंग आइडियलिज्म विद प्रैग्मेटिज्म, एफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। ओके, इसलिए आपको रखनी है। उसके बाद स्ट्राइकिंग द एथिकल बैलेंस इंटीग्रेटिव अप्रोच। ठीक है, ये कैसे करना है, एथिक्स एज ए कंपास, इफेक्टिवनेस एज द पाथ। ठीक है, एथिक्स आपका कंपास है और जो इफेक्टिवनेस है वो आपका रास्ता है। ठीक है, मतलब कंपास आपको डायरेक्शन दिखाएगा लेकिन चलना तो अल्टीमेटली रास्ते पे ही है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। जैसे ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स मर्ज मोरल ओपिनियंस विद परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, दैट इज डीबीटी। ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपका इसमें इफेक्टिवनेस होना चाहिए, क्यों, ताकि आप सही से राशन बांटो, लेकिन आपका गोल भी सही होना चाहिए जिससे आपको रास्ता दिखे किसको बांटना है। ओके, कॉन्टेक्चुअल जजमेंट, प्रूडेंस आर विवेका, इन इमरजेंसीज consequential result may take precedence but long term legitimacy must rest on the transparency. Institutionalizing ethical evaluation, ethical impact audit and citizen charters ensures that public success is more both moral and measurable. कंक्लूड करते हैं, नीदर moral transparency nor consequences alone can define good governance. Ethics gives legitimacy while results are credibility. A wise administrator integrate both, ensuring that the right thing are done in the right way. Okay? इसलिए आपके सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस दोनों जरूरी है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एक केस स्टडी है। यू आर ए सिटी कमिश्नर। ओके, there is a reputed college in your city which has maximum number of girl students. उसके बाद the condition of toilet washroom is very poor. Okay, leading to the hygiene mental issue. The college administrator is indifferent. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. As a city commissioner, what steps will you take to improve the facility and address the indifference of the administration? देखिए, केस स्टडी के लिए हम कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे अपने आगे किसी नोट में, लेकिन अभी हम केवल जो इसमें दिया उसको करेंगे। बाकी हम एक आपको आउटलाइन बताएंगे, अगर केस स्टडी आती है तो आपको डील कैसे करना है। हम फिलहाल यहाँ पे जो केस स्टडी है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करिए इंश्योरिंग, मतलब आप इसमें क्या समझे, आपने जो लाइनें पढ़ी उस लाइन को पढ़ के क्या समझे आप उसको लिख लीजिए, आपको यही इसमें डिफाइन करनी है। इंश्योरिंग हाइजीन सैनिटेशन फैसिलिटी स्पेशली फॉर गर्ल स्टूडेंट इज ए मोरल लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। ठीक है, आपने समझा कि भाई इसमें क्या एथिकल इशू आ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई एथिकल इशू का तभी केस स्टडी है, उसमें ये एथिकल इशू है। एज ए सिटी कमिश्नर माई अप्रोच वुड बी एथिकल लीगल रिजल्ट ओरिएंटेड। ओके, सबसे पहले आप स्टेक होल्डर देखिए, इसमें स्टेक होल्डर नहीं दिया गया, बट आप कोशिश करिए स्टेक होल्डर लिख लीजिए, उससे ये क्लियर होता है, आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है केस स्टडी में और कौन कौन इन्वॉल्व है। इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिमेडियल एक्शन, फैक्ट फाइंडिंग एंड इंस्पेक्शन करिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन विद कॉलेज अथॉरिटीज़, इमरजेंसी क्लीन अप एंड मेंटेनेंस ड्राइव, ये 3 चीज़ आप करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड लॉन्ग टर्म मेजर, ये क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन अंडर द CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें 2% प्रॉफिट का, जो बड़ी बिग कंपनियां हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जिनका प्रॉफिट है वो देती हैं। आर पब्लिक स्कीम, कोलैबोरेट विद लोकल इंडस्ट्रीज, CSR फंड आर स्कीम लाइक स्वच्छ भारत मिशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यू टॉयलेट विद मॉडर्न फैसिलिटीज। जेंडर सेंसिटिव सैनिटेशन पॉलिसी, ensure that all the educational institutions in the city submit compliance report on separate functional and safe toilet for girls. Monitoring and accountability mechanism, create a sanitation grievance redressal cell, okay, ये जरूर बननी चाहिए। And conduct random inspection with penalties for negligent institution. Public private partnership for maintenance. Engage local NGOs or self-help groups for upkeep and regular maintenance of facilities. उसके बाद क्या है, ethical and social measures, upholding dignity, right of girls student, एग्जाम्पल के लिए recognize access and clean toilet as a part of the right to health policy and right to dignity under article 21 आर्टिकल काफ़ी ब्रॉड है,
इसमें कई सारे राइट आ जाते हैं। अवेयरनेस एंड फीडबैक मैकेनिज्म, सेटअप कंप्लेंट बॉक्सेस, हेल्पलाइन नंबर्स, मोबाइल ऐप्स फॉर स्टूडेंट टू रिपोर्ट सैनिटेशन इशूज एनोनिमसली। ओके, एक्शन अगेंस्ट इंडिफरेंस, जो इंडिफरेंट है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए। सर्व नोटिस टू कॉलेज अथॉरिटीज अंडर रिलीवेंट हेल्थ रेगुलरिटीज, एस्केलेट टू हायर एजुकेशन बॉडीज फॉर डिसिप्लिन एक्शन इफ नेग्लिजेंस परसिस्ट। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी सेड cleanliness is the next to godliness. As a city commissioner, my duty is not to only administrative but moral and constitutional to ensure dignity, safety and hygiene for all, especially for women. Okay, देखिए जहाँ कहीं भी डाउन टू जो स्पेशल सेक्शन आ जाए, वीमेन, चाइल्ड, डिफरेंटली एबल, ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन फिर वहाँ पे वेरी वेरी स्पेशल हो जाता है, और यहाँ पे आ चुका है। देखिए कोई भी केस स्टडी में ऐसा सोल्यूशन ना लिखें जो प्रैक्टिकल ना हो, क्योंकि उससे पता चलता है केवल आप पेज भरने के लिए क्वेश्चन लिख रहे हो, ना कि आपका कोई आइडियल सोल्यूशन है। इसलिए हमेशा ऐसा सोल्यूशन लिखो जो प्रैक्टिकल हो, ओके, जो ज़मीनी स्तर पे लगाया जा सके, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ सोसाइटी इन शेपिंग एंड इंटरनलाइजिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करिए। पॉलिटिकल एटीट्यूड, द बिलीव्स एंड ओरिएंटेशन इंडिविजुअल होल्ड्स टुवर्ड गवर्नेंस, अथॉरिटी एंड सिटीजन आर डीपली शेप्ड बाय द सोशल environment and cultural conditioning. Society act as a first classroom of political socialization, modeling how individuals think, choose and participate in the policies. Family as the first political school. ओके, सबको पता है कि जो परिवार होता है बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है, सबसे पहला लर्निंग वहीं सीखता है। अगर आप परिवार में अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखेंगे बच्चा वैसे सीखेगा, अगर आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना के रखेंगे तो बच्चा वैसे निकलेगा। चिल्ड्रन ऑफन इनहेरेंट पॉलिटिकल लर्निंग, सिविक वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी फ्रॉम द पेरेंट्स, द अर्लीस्ट एजेंट ऑफ द सोशल लर्निंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड पीयर इन्फ्लुएंस, ये तो फिर बाद में आते हैं। स्कूल एंड कॉलेज, ओके, इनकलकेट डिमोस्ट्रेट वैल्यूज टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद मीडिया पब्लिक डिस्कोर्स, उसके बाद रिलीजन, कास्ट एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रोल ऑफ सोसाइटी इन शेपिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड, मतलब कैसे, वही मतलब स्टेप वाइज स्टेप, पहले फैमिली, देन आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देन मीडिया, देन रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, ये सारी सेव करती है। उसके बाद रोल ऑफ सोसाइटी इन इंटरनलाइजिंग, कैसे इंटरनलाइज करती है पॉलिटिकल एटीट्यूड को, री इन्फोर्सिंग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, ठीक है, ए नॉर्मल ए सोशली अवेयर पार्टिसिपेटरी सिटीजन दी स्ट्रेंथन democracy by internalizing values like equality, liberty and justice. उसके बाद building political efficacy and participation. Societies with active NGOs, panchayats and media empowers citizens to engage meaningfully in governance. Then promoting critical thinking and accountability. Public debates, community discussions foster political मेच्योरिटी एंड डिमांड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम लीडर्स, ठीक है। देन आते हैं इसका क्रिटिकल इवेल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप दोनों एस्पेक्ट को कंसीडर करो, ओके। क्रिटिकल इवेल्यूशन, द डबल एज नेचर ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल बायस एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इससे ये बढ़ता है। डिक्लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल एजुकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ फेक न्यूज़ एंड डिजिटल इको चैम्बर्स। सोसाइटी इज बोथ builder and mirror of political attitude. It nurtures democratic awareness but can also perpetuate prejudice. For a healthy polity and social institution must foster critical thinking, inclusiveness and civic responsibility rather than blind loyalty and polarization. Question number 17 पे आते हैं। As an administrator, develop an इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर एटीट्यूड चेंज इन करप्शन फ्री इंडिया। ओके, करप्शन फ्री इंडिया में आपको ये प्रोग्राम डेवलप करना है। अब सबसे पहले डिफाइन करिए, करप्शन इज नॉट ओनली ए लीगल ऑफेंस बट ए मोरल एंड एटीट्यूडनल डिसऑर्डर दैट अंडरमाइंस ट्रस्ट इन गवर्नेंस। एन इफेक्टिव इंटरवेंशन मस्ट टारगेट द माइंडसेट एंड बिहेवियर ऑफ बोथ पब्लिक ऑफिशियल्स एंड सिटीजन। ओके, देन अगला पॉइंट इसमें आएगा,
प्रोग्राम टाइटल क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है सचेता द इंटीग्रिटी मूवमेंट ऑफ फॉर करप्शन फ्री इंडिया। ओके, मतलब सचेत एक तरीके से जागरूक जिसको बोलते हैं, की कंपोनेंट ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, पहला क्या है, इंटीग्रिटी क्लब्स एंड एथिक्स कर्नर्स। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे कि आजकल ऐप चले हैं, आप मतलब अगर कहीं रोड ख़राब है, ऐप में फ़ोटो खींचिए और डालिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का ऐप है। उसके बाद रिवार्डिंग इंटीग्रिटी एंड पेनलाइजिंग मिसकंडक्ट, एथिकल लीडरशिप एंड रोल मॉडलिंग, सिटीजन गवर्नमेंट पार्टनरशिप, पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग। उसके बाद कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कंपेन्स। उसके बाद वैल्यू बेस्ड एथिकल ट्रेनिंग किसकी, सिविल सर्विसेज की। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एटीट्यूड और बिहेवियर टूल क्या है इसमें, एटीट्यूडनल एंड बिहेवियर टूल, बिहेवियर नजेस, इंटीग्रिटी प्लेजेस रिमाइंडर्स इन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, माई नेशन माई ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी डैशबोर्ड बिल्ड सब कॉन्शियसनेस, मोरल डायलॉग, सब कॉन्शियसनेस, रेजिस्टेंस टू ब्राइबरी। उसके बाद आगे आते हैं मोरल डायलॉग एंड काउंसलिंग, रेगुलर इंटरैक्टिव सेशन इन डिपार्टमेंट्स आर मोरल रीजनिंग, सोशल इम्पैक्ट ऑफ द करप्शन। ओके, नेक्स्ट इसी में देखेंगे एथिकल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, ये कैसे होगा। ठीक है, करप्शन फ्री इंडिया के लिए मतलब ये कैसे कर सकते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सेवा एंड ट्रस्टीशिप, जैसे 7 सिंस ऑफ द गांधी। ठीक है, 7 सिंस, ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इनकलकेट द बिलीफ दैट पब्लिक ऑफिसेस इज मोरल ट्रस्ट नॉट ए पर्सनल प्रिविलेज, आपको आप पब्लिक के सर्वेंट हो, ना कि आप पर्सनल बेनिफिट वहाँ लो, ऐसा आपको अपना रखना है वर्चू। इंटीग्रेशन विद नेशनल प्रोग्राम्स, लिंक विद मिशन कर्मयोगी, अभी मिशन कर्मयोगी और डिजिटल इंडिया, इसको जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं कैसे भी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, PSUs हैं, अगर आप पब्लिक काम कर रहे हो तो आपको मिशन कर्मयोगी के अंडर में लाया जाएगा, आपकी एथिकल ट्रेनिंग होगी उसमें, अभी चल रही है वैसे। बिल्ड एथिकल गवर्नेंस इकोसिस्टम, ए करप्शन फ्री इंडिया कैन नॉट इमर्ज थ्रू पनिशमेंट एलोन, इट रिक्वायर्स मोरल अवेकनिंग, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड एथिकल लीडरशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप, फैमिली फ्रेंडशिप, पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस पॉलिटिक्स, इसको एक्सप्लेन करना है, अल्टीमेटली डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एथिक्स, गवर्नेंस ह्यूमन कंडक्ट इन पर्सनल पब्लिक स्फेयर बट द context, expectation, accountability differ. Okay, while private ethics guided by the emotion, love, affection, public ethics demand impartiality, fairness, duty-based reasoning. Key differences between private and public ethics: ethics in private relationship, ethics in business, politics and administration, मतलब public relationship। देखिए इसमें क्या है डिफरेंस, आप दोनों तरीके से बता सकते हो। आप एक तो एस्पेक्ट लिख कर, और लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम है, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप बिना एक्सपेक्ट के भी लिख सकते हो। ओके, बट ऑब्वियस सी बात है, जिसने एस्पेक्ट के साथ लिखेगा उसको तो 0.5 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही, 0.5 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा रहेगा। उसके बाद नेचर ऑफ रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन द इमोशनल अटैचमेंट, दिस पर्सनल लॉयल्टी, और ये बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड न्यूट्रलिटी। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, लॉयल, लव, ट्रस्ट, एम्पैथी, पर्सनल वेलफेयर, इसमें जस्टिस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक वेलफेयर। स्कोप क्या है, लिमिटेड टू क्लोज सर्कल, फैमिली ऑफ फ्रेंड, एक्सटेंड्स टू इंटायर सोसाइटी आर स्टेक होल्डर, डिसीजन मेकिंग बायसिस, गाइडेड बाई इमोशंस, कंपैशन एंड पर्सनल वैल्यूज, गाइडेड बाई लॉस, रूल्स, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है, सोशल एंड मोरल अकाउंटेबिलिटी विद रिलेशनशिप, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है, लॉयल्टी टू लव्ड वंस टेक्स प्रेसिडेंस, मतलब आप लॉयल्टी टू लव्ड वंस टेक प्रेसिडेंस। इसमें क्या है, लॉयल्टी टू लॉ, आपको लॉ के प्रति लॉयल रहना है पब्लिक स्फीयर में, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रहना है क्योंकि आप उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हो। ओवरराइड पर्सनल रिलेशनशिप, आपको पर्सनल रिलेशनशिप को अवॉइड करना, अवॉइड क्या करना, रखना ही नहीं है इस केस में। आप जो कहीं भी अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप आ रहा है, आप उसको पर्सनल रिलेशनशिप को पीछे रखेंगे। उसके बाद मोरल आइडियल्स, केयर एथिक्स, मोरल वर्ड्स अराइजेस फ्रॉम नर्चरिंग रिलेशनशिप,
डियोंटोलॉजिकल आर यूटिलाइजिंग यूटिलिटेरियन एथिक्स, फोकस ऑन ड्यूटी एंड ग्रेटेस्ट गुड। एग्जाम्पल के लिए हेल्पिंग ए रिलेटिव इन डिस्ट्रेस डिस्पाइट पर्सनल कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। डिनाइंग अनड्यू फेवर टू ए रिलेटिव इन ऑफिशियल वर्क टू अपहोल्ड फेयरनेस, बिल्कुल सही बात है। मतलब चाहे रिलेटिव चाहे कोई भी हो, आपको प्रोफेशनलिज्म फॉलो करनी है। उसके बाद एथिकल बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक स्फेयर, मेंटेन इंटीग्रिटी अक्रॉस द रोल्स, अवॉइडेंस ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट, यूज इमोशनल इंटेलिजेंस। Ethics in private life nurtures human warmth and empathy, while ethics in public life safeguard justice and equality. A mature individual, especially a public servant, must integrate both, ensuring that compassion at home complement impartiality in the office. Okay. Next, question number 19. A person's real behavior may be contrary to the person's attitude towards a specific subject. ओके, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, आंसर विद द सुटेबल आर्गुमेंट। ओके, देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको कीवर्ड पकड़ना है, ठीक है। क्या कीवर्ड है? जैसे ए पर्सन्स रियल बिहेवियर मे बी कॉन्ट्रेरी पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की बेस पे उसका बिहेवियर चेंज होता है। देखते हैं डिफाइन कैसे किया गया। येस आई एग्री, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप स्टेटमेंट जो दिया गया अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको उस पर तो एग्री होना ही है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको समझाकर स्टेटमेंट को अपने शब्दों में समझाइए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। जैसे ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट ऑलवेज अलाइन विद एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड बिकॉज एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स मेंटल डिस्पोटिज्म while behavior is shaped by the situational factors, social pressure and personal interest. आगे, रीजन फॉर गैप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, गैप क्यों है? सोशल एंड पीयर प्रेशर, एग्जाम्पल के लिए ए पीयर हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वलिटी मे रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और सोशल आइसोलेशन। उसके बाद सेकेंड, फियर ऑफ consequences और अथॉरिटी, एन ऑफिसर अपोजिंग करप्शन आइडियोलॉजी में स्टिल comply with ethical orders due to fear of transfers or retaliation. उसके बाद lack of moral courage and self control. A student who values honesty may still cheat in exam when under intense performance pressure. जैसे कि आपने एग्जाम के लिए लिख सकते हो, जैसे एक IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर ऑलरेडी सेलेक्टेड थे बट UPSC एग्जाम में वो चीट करते हुए पकड़े गए थे। काफ़ी फेमस कोचिंग के वो एक टीचर भी थे, बट उनका नाम अभी नहीं लेंगे फिलहाल यहाँ। तो आप सबको पता होगा कि इसको कॉग्निटिव एंड डिजोनेंस, एग्जाम्पल के लिए ए पर्सन में होल्ड टू कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन येट फ्रिक्वेंटली यूजिंग प्लास्टिक, जस्टिफाइज द इनकन्सिस्टेंसी मेंटली। उसके बाद क्या है? एथिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, अजिजेन 1991 की थ्योरी थी, स्टेट्स दैट बिहेवियर डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन एटीट्यूड बट आल्सो ऑन सब्जेक्टिव नॉर्म्स परसीव्ड कंट्रोल ओवर सिचुएशन। वर्च्यू एथिक्स अप्रोच, वर्च्यू रिक्वायर्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, अनलेस एटीट्यूड आर इंटरनलाइज एज हैबिट दे फेल अंडर प्रेशर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्यू पॉइंट, इन सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी mechanism are designed precisely to align behavior with ethical attitude. उसके बाद देखिए इसमें क्या है, ब्रिजिंग द गैप द वे फॉरवर्ड, मतलब देखिए आप वे फॉरवर्ड में ये लिख सकते हैं। बाकी वे फॉरवर्ड देखो, जहाँ कहीं भी स्टेटमेंट या किसी क्वेश्चन वे फॉरवर्ड का ऑप्शन हो, आप 2 लाइन में जरूर लिखिए, उससे आपका व्यू पॉइंट पता चलता है कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोल्यूशन सोचते हो। मोरल ट्रेनिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये आपका होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड एथिकल कंडक्ट, इसमें मॉडल ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए? एथिक्स मॉड्यूल्स एंड केस बेस्ड लर्निंग हेल्प ऑफिसर्स प्रैक्टिस इंटीग्रिटी अंडर रियल कॉन्स्टेंट्स। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर एथिकल कंडक्ट में क्या होना चाहिए? विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉस इनकरेज मॉरल बिहेवियर कंसिस्टेंट विद एथिकल एटीट्यूड। उसके बाद इसमें एटीट्यूड सेफ इंटेंशन बट बिहेवियर रिवील्स करेक्टर। ओके, एटीट्यूड क्या करता है? सेफ इंटेंशन बट बिहेवियर आपका करेक्टर रिवील करता है। जैसा आपका बिहेवियर रहेगा वो जल्दी बिहेवियर चेंज नहीं होता। अगर आप जो भी बिहेवियर रखते हो वो आपका लगभग ठीक ठाक रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, वो आपके पब्लिक और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में, पर्सनल लाइफ दोनों में
रिफ्लेक्ट करता है। द रियल टेस्ट ऑफ एथिक्स लाइज नॉट इन व्हाट बिलीव्स बट इन हाउ वन एक्ट अंडर प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एन इन्वायरमेंटल movement led by youth gains popularity through social media, rallies, collaboration with influencers, scientists. With time and movement garners public support, promote the government to propose policy changes. What will be your stand to cope with the situation as a civil servant? Okay, ये आप केस स्टडी की टाइप ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसी को डिफाइन कर देना है केस स्टडी केस में। As a civil servant, my role would be to balance democratic responsiveness with administrative prudence, ensuring that public voices are heard while maintaining order, legality, evidence-based policy formulation. उसके बाद इसमें क्या है, upholding democratic and constitutional values, recognizing the legitimacy of public voices. जैसे एग्जाम्पल के लिए यूथ मूवमेंट रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19। नेक्स्ट, इंश्योर पीसफुल लॉफुल एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल फैसिलिटेट परमिशंस फॉर पीसफुल रैलीज वाइल प्रिवेंटिंग वायलेंस और मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू कोऑर्डिनेशन विद पब्लिक पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेन पब्लिक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट विदाउट फेवरिंग एनी आइडियोलॉजी। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेयर है अगर उसमें हो गया, ओके, तो आपका वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट नहीं रह पाएगा, फिर अल्टीमेटली वो पोलिटिसाइज हो जाएगा और वो बहुत जल्दी सप्रेस होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी ओरिएंटेड एक्शन, फैसिलिटेट डायलॉग बिटवीन स्टेक होल्डर लाइक ऑर्गेनाइज कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन मीटिंग इन्वॉल्विंग यूथ रिप्रेजेंटेटिव, scientists, NGOs, policy making to integrate evidence-based suggestions. Evidence-based policy assessment, example के लिए constitute an expert committee to scientifically evaluate the movement's demand and assess feasibility to reform. Transparent communication, issue official statement explaining government intent, progress, limitation to prevent rumors or misinterpretations. Okay. इसमें क्या है, एथिकल एंड लीडरशिप अप्रोच, इम्पैथेटिक एंगेजमेंट, एक्नॉलेज द कंसर्न ऑफ योर यूथ सिंसियरली, एम्पैथी ट्रांसफॉर्म कन्फ्रंटेशन इनटू कोऑपरेशन। ओके, जहाँ आपका कायस हो सकता था वहाँ आपका कामनेस रहेगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बीइंग ओपन टू रिफॉर्म, इंश्योर डिसीजन रिस्पेक्ट इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस। उसके बाद प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म अवेयरनेस, एग्जाम्पल के लिए इनकरेज इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सस्टेनेबल हैबिट एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू कैंपेन लाइक ग्रीन सिटीजन फोरम। उसके बाद अगला बैलेंसिंग गवर्नेंस एंड एक्टिविज्म। देखिए एक्टिविज्म भी जरूरी है और गवर्नेंस भी जरूरी है, इसमें बैलेंस रहना हमेशा जरूरी है। ओके, इसको हमें इंश्योर करना है। अवॉइडिंग रिएक्शनरी डिसीजन, कैसे, पॉलिसीज मस्ट नॉट बी चेंज solely due to populist pressure. They should be grounded in long-term sustainability and expert input. उसके बाद ensuring lawful implementation. Any change in environmental norms must comply with existing legal framework like the Environmental Act 1986. इसको कंक्लूड करते हैं। एज ए सिविल सर्वेंट आप क्या करोगे इसमें? एज ए सिविल सर्वेंट आई वुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ऑफ डेमोक्रेटिक डायलॉग, facilitator of democratic dialogue, converting youthful enthusiasm into informed environmental action. My approach would blend empathy, evidence, and ethics, ensuring that the movement leads to sustainable, lawful, and inclusive outcomes. Okay, इस तरीके से हमारा GS 4 पेपर 2024 का कंप्लीट होता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।